ओके, तो इस वीडियो में करते हैं एक बड़ी ही अजीब साइकोलॉजिकल थ्रिल मूवी को एक्सप्लेन। और इस कहानी में होता है एक मर्डर, पर उसे किसने मारा ये बात एंड तक समझ में नहीं आती। और कहानी की शुरुआत होती है एक स्टेज से, जहाँ पर एक फेमस आर्किटेक्ट स्पीच दे रहा होता है परफेक्शन के बारे में। और साथ ही एक पर्सनल लाइफ के इवेंट को भी शेयर करता है कि कैसे उस पर्सनल इवेंट ने उसकी लाइफ चेंज कर दी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अपनी स्पीच खत्म करने के बाद वो यहाँ से निकलता है एयरपोर्ट की तरफ, जहाँ पर रास्ते में इसके टैक्सी पर दस्तक देती है एक लड़की। और अपने बारे में थोड़ा सा बताते हुए उससे पूछती है कि क्या वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है, और उसे रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो भी उसके साथ जा सकती है, नहीं तो वो अपनी फ्लाइट मिस कर देगी। जिससे एंगस थोड़ा सा इस बारे में सोचता है कि क्या उसे एक अननोन पर्सन के साथ अपनी टैक्सी शेयर करनी चाहिए या नहीं। और यहाँ पर बारिश भी काफी देर से हो रही होती है, इसलिए वो उसे अपनी टैक्सी में आने देता है। और वो लेडी टैक्सी में आते ही उसका नाम पुकारती है, जेरेमाया एंगस। और ये बात सुनते ही ये पर्सन उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे कॉन्फ्रेंस में थी। और आंसर देते हुए ये कहती है, बिल्कुल नहीं, मैंने बस तुम्हारी नाम देख ली तुम्हारे बुक पर। और अपने बारे में बताते हुए कहती है कि उसका नाम टेक्सटाइल टेक्सचर है और वो डच से है। और थोड़ी बहुत और बातें करने से रियलाइज होता है कि वो अपना बैग कहीं पर भूल गई है। जिस पर रेस्पॉन्स करते हुए एंगस कहता है कि तुम्हारे पास कोई बैग था ही नहीं। जिससे ये उसे बताती है कि उसने बारिश से बचाने के लिए उसे एक शेड में रख दिया था, और उसे रिक्वेस्ट करती है कि अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो वो उसकी हेल्प करे, क्योंकि उस बैग में इसका पासपोर्ट होता है और उसके बिना वो एयरपोर्ट नहीं जा सकती। तो ये एंगस लेट हो रहा होता है एयरपोर्ट के लिए, और इसलिए वो उसे दूसरी टैक्सी लेने के लिए कहता है। जिस पर ये कहती है कि उसने कई घंटे वेट किए थे इस गाड़ी में चढ़ने से पहले, और उसे नहीं लगता कि उसे कोई दूसरी टैक्सी मिलेगी। जिससे एंगस ना चाहते हुए भी उसकी हेल्प करने के लिए मजबूर हो जाता है। और जब वो एयरपोर्ट पहुंचता है तो उसकी फ्लाइट तब तक निकल चुकी होती है। इसलिए वो अपने मैनेजर को कॉल करके इस बारे में इन्फॉर्म करता है, ताकि वो उसके आगे के शेड्यूल को संभाल ले। और यहाँ से जाता है एयरपोर्ट के प्राइवेट लॉन्ज में, जो कि स्पेशली वीआईपीज के लिए बनाई गई होती है। दरअसल इसी ने इस एयरपोर्ट को डिजाइन किया होता है, और इसी जगह पर एयरपोर्ट का एक मॉडल भी मौजूद होता है, जिसे ध्यान से देखने पर इसे एक जगह पर रेड पेंट दिखाई देता है, जो कि उसने नहीं डाला होता। एनीवेज, ये उस पर अभी के लिए कुछ खास ध्यान नहीं देता, और वही कहीं पर बैठकर अपने फोटोज और मैगजीन को चेक करने लगता है टाइम पास करने के लिए। और ठीक यहीं पर वो लड़की एक बार फिर से आती है और इससे बातें करना शुरू कर देती है, जो कि एंगस को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता, क्योंकि उसी की वजह से उसने अपनी फ्लाइट मिस कर दी होती है। और वो उसी का ही सर खा रही होती है यहाँ पर एक बार फिर से। जिससे एंगस उससे पूछता है कि तुम कौन हो और मुझसे चाहती क्या हो। और एक बार फिर से ये लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगती है कि उसका नाम है टेक्सटाइल टेक्सचर और वो डच से है। और बार बार अपना पूरा नाम बताना और साथ ही उसमें डच वर्ड को ऐड करने का इसका एक अलग ही रीजन होता है, जो कि हमें आगे पता चलेगा कि आखिर क्यों। अभी के लिए तो एंगस उससे परेशान हुए जा रहा होता है, इसलिए वो उसे खुद से बातें ना करने के लिए कहता है, पर ये चुप होने का नाम ही नहीं लेती और खुद की कहानी बताने लगती है कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। और जब ये उसे बिजनेसमैन कहती है तो एंगस इस बात को बीच में ही काट देता है कि वो कोई बिजनेसमैन नहीं, और बताता है कि वो एक आर्किटेक्ट है और उसी ने उस एयरपोर्ट को डिजाइन किया है। और साथ ही वो उसे अपना एयरपोर्ट का मॉडल भी दिखाता है, जिसे देखकर टेक्सचर थोड़ा सा सरप्राइज होने का नाटक करती है, क्योंकि इसे थोड़ी देर पहले कहा होता है कि उसे एयरपोर्ट बिल्कुल ही पसंद नहीं। तो वहीं एंगस उसी मॉडल में थोड़ा सा और रेड पिन देखता है, जो कि कुछ देर पहले वहां पर नहीं थी। और ये बात उसे थोड़ी सी अजीब लगती है कि वो पेंट आ कहां से रही है। और इसके बाद टेक्सचर उसे ड्रिंक के लिए बुलाती है खुद की तरफ से, कि उसकी वजह से उसने अपनी फ्लाइट मिस कर दिया, तो इतना तो वो उसके लिए कर ही सकती है। और इनके जाने के बाद हम उसी मॉडल में इन दोनों को देखते हैं स्टैचूज की तरह, जैसे कि वो मॉडल खुद अपने आप रीबिल्ड हो रही हो। और यहाँ पर टेक्सचर उसे अपनी स्टोरी सुनाने लगती है कि वो उसे 3 स्टोरी सुनाएगी अपने लाइफ के बारे में। पहली बहुत ही डिस्गस्टिंग, दूसरी बहुत ही हॉरिफाइंग, और तीसरी स्टोरी एंड होती है लव के साथ। और इन सारी स्टोरीज को वो उसे इमेजिन करने के लिए कहती है, जैसे कि वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा है। और एंगस को ये सब कुछ एक तरह से चैलेंज सा लगता है, क्योंकि ये सब कुछ उसे विजुअलाइज करना होता है अपनी इमेजिनेशन यूज करके। इसलिए वो उसकी स्टोरी सुनने के लिए रेडी हो जाता है, जिसमें ये कहती है कि वो एक ऐसे घर में पली बड़ी हुई जहाँ पर उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं मिला। उसकी मॉम उसे बिल्कुल भी बात नहीं करती थी, उसका स्टेप डैड उसे हर बात के लिए मारता था, और साथ ही उनके पास 3 बिल्लियां भी थी। जिससे एंगस को लगता है कि वो उसकी स्टोरी है, क्योंकि ये सब कुछ उसके साथ भी हुआ था। पर टेक्सचर उसे कहती है कि उसकी स्टोरी अलग है, मोर देन पेनफुल।
और कहती है कि जब भी उसका स्टेप डैड उसे मारता था तो उसे पनिशमेंट के तौर पर कैट फूड प्रिपेयर करने के लिए कहा जाता था, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसमें वो सड़ी गली चीजें और बचे कुचे खाने के साथ जानवरों का वेस्ट भी ऐड किया करते थे, क्योंकि यही सारी चीजें वो कैट्स खाया करती थी। और एक दिन जब उसे ऐसी ही पनिशमेंट मिली तो वो कैट्स की आवाजों से इतना ज्यादा परेशान हो गई कि उसने दोनों हाथों से उस कैट फूड को उठाया और अपने मुंह में भरकर खाने लगी। और उसे खाते वक्त उसे इतना मजा आया कि उसे लगा कि वो दुनिया की सबसे बेस्ट डिश खा रही हो, जिसे एंगस सुनकर कहता है डिस्गस्टिंग, और ये भी उसकी बात से सहमत होती है। बट साथ ही ये भी कहती है कि वो सब कुछ करना नहीं चाहती थी, बट फिर भी उसने ये सब कुछ किया क्योंकि उससे ये सब कुछ कोई और ही करवा रहा था, लाइक अ डीमन जो कि उसकी बॉडी के अंदर हो। और ये सारी बातें सुनकर जब एंगस उसे साइको कहता है कि तुम जैसे लोगों को डॉक्टर्स की जरूरत है, तो ये बात इसे बुरी लग जाती है और इसलिए वो यहाँ से निकलकर जाने लगती है, जिससे एंगस अपनी इस बात के लिए उसे सॉरी कहता है। और टेक्सचर उसे खाना खाते हुए अपनी सेकंड स्टोरी सुनाती है, एक मर्डर वाली, जो कि स्टार्ट होती है एक स्कूल से, जहाँ पर वो अपने फ्रेंड के परफेक्शन से इतना ज्यादा जलने लगी थी कि उसे नफरत सी हो गई थी उसके परफेक्शन को देखकर, और इसलिए वो कुछ ऐसा करना चाहते थे कि उसकी परफेक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसलिए वो एक शाम अपने रूम में बैठकर अपने इनर डीमन को समन करने लगी उसे मारने के लिए, जिससे हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत हॉरर वाला सीन देखने को मिलता है, जिसमें उस लड़की को पहले उल्टी होती है और जब वो अपने रूम से बाहर निकलती है तो उसके हाथ और पैर पर कांच के टुकड़े घुस जाते हैं। और अगली सुबह इसे पता चलता है कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई, और उसकी मौत के लिए वो खुद को जिम्मेदार मानती है कि उसकी वजह से उसकी फ्रेंड की मौत हुई, और कहती है कि उसकी मौत के बाद उसने अपना वो डिमोनिक पावर खो दिया। और एंगस ये सारी बातें सुनकर उसे खुद को दोष ना देने के लिए कहती है, क्योंकि अगर ऐसे ही लोग मारे जाते तो जंग होती ही नहीं। और इसकी ये बकबक सुनकर ये अब तक पक चुका होता है, इसलिए वो उसे अकेला छोड़कर चला जाता है यहाँ से। पर ये उसका पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं लेती और उसको फॉलो करते हुए घुस जाती है एक जेंट्स टॉयलेट में। और इतना ही काफी नहीं होता कि वो बिना दरवाजे को बंद किए टॉयलेट करने लगती है इन सब के सामने, जिससे एक पर्सन तो निकल कर चला जाता है वहाँ से, तो वहीं एंगस को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या कर रही है। और उसके बाहर निकलते ही वो दूसरे टॉयलेट में घुस जाता है ताकि ये उससे फिर से बातें ना करने लग जाए। और ये बात शायद उसे पसंद नहीं आती, इसलिए वो एक चाकू निकाल कर कुछ करने लगती है उसके साथ, जिससे एंगस को डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है दरवाजे के बाहर, जैसे कि वो चाकू पर धार चढ़ा रही हो उसे मार्बल पर घसीटते हुए, जिससे एंगस को अजीब सा लगने लगता है उसकी ये हरकतें देखकर। और जैसे ही वो बाथरूम से बाहर निकलती है ये भी निकल जाता है वहां से। और उसी एयरपोर्ट मॉडल में इसे और भी ढेर सारा रेड पेंट दिखाई देता है, मे बी उसे खून कहना चाहिए, जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा होता है किसी वजह से। और जब वो लड़की एक बार फिर से उसके पास आती है तो उससे बचने के लिए ये हेडफोन्स पहन लेता है ताकि वो उससे बातें ही ना करे। पर जब ये फिर भी बातें करने लगती है तो वो उसकी वॉल्यूम बढ़ा देता है ताकि उसे उसकी आवाज सुनाई ही न दे। पर वो बातें करना बंद नहीं करती और इसका ध्यान खींचने के लिए वो उसके पीठ पर चाकू फेरने लगती है, जिससे एंगस थोड़ा सा डर जाता है और पीछे मुड़ने पर यह देखता है कि उसके हाथ में एक पेन है, ना कि चाकू, जिससे वो एक बार फिर से म्यूजिक लगा के सुनने लगता है और ये उसका ध्यान खींचने के लिए डांस करने लगती है ठीक उसके सामने। बट जब ये फिर भी उसे इग्नोर करता है तो वो उसके चेयर पर पैर रख देती है और इससे पहले वो कुछ और करती, एंगस उसे ये सब कुछ बंद करने के लिए कहता है, जिससे ये भी उसे कहती है कि वो ऐसा सिर्फ तब करेगी अगर वो अपना हेडफोन निकाल कर उसकी बात सुनेगा। और एंगस यहाँ पर नोट करता है कि एक फोटो में सेम यही लड़की होती है उसके साथ, और इसलिए ये उससे पूछता है कि वो कौन है और वो क्या चाहती है। इसलिए ये लड़की एक बार फिर से अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि उसका नाम टेक्सचर है और वो डच है। और ये बात एंगस बिल्कुल भी नहीं मानता और उसे लगता है कि ये कोई स्टॉकर है जो कि उसे फॉलो कर रही है। इसलिए वो अपने मैनेजर को कॉल करके उस फोटो में दिखने वाली लड़की की डिटेल्स मंगवाता है ताकि वो उसकी असली पहचान जान सके। और उसका मैनेजर उसे बताता है कि उसका नाम एलिस मायर है। और ये सारे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो टेक्सचर से उसका पासवर्ड मांगता है ताकि वो उसके असली नाम जान सके, बट ये देने से मना कर देती है और एक साइको की तरह हंसने लगती है इस बात पर, और एक कंडीशन रखती है कि वो अपना पासपोर्ट उसे तब देगी अगर वो उसकी आखिरी कहानी सुनेगा। और जब वो उसे अपना पासपोर्ट दिखाती है तो इसका नाम सच में टेक्सचर ही होता है। और ये अपनी तीसरी कहानी स्टार्ट करती है एंगस की वाइफ के बारे में पूछते हुए, और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी वाइफ से प्यार करते हो, क्योंकि जो पर्सन किसी से प्यार करता है वो उसके बारे में बताते हुए थकता नहीं।
जिससे ये भी कहता है कि लगता तो मुझे भी नहीं कि तुम किसी से प्यार करती हो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करती तो तुम मेरा दिमाग नहीं खा रही होती। और इस बात का ये विरोध करने लग जाती है और फोर्स करने पर बताती है कि उसका लवर डेड है, पर ये नहीं बताती कि वो मैन था या वुमेन। और एक तरह से उसे खुद डिसाइड करने के लिए कहती है उसका जेंडर, और सुनाने लगती है अपनी कहानी कि उसने पहली बार उसे कहाँ पर देखा था। और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है एक ग्रेवयार्ड की तरफ, जहाँ पर एक पर्सन एक ग्रेव स्टोन को निहार रहा होता है, जैसे कि वो उस स्टैचू की खूबसूरती की तारीफ कर रहा हो। और उसको इस तरह से देख डेक्स्टर को उससे पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। और जब ये उसकी खूबसूरती को कंपेयर करती है स्टैचू से, तो एंगस उस पर्सन को एक वुमन की तरह इमेजिन करने लगता है। और डेक्स्टर कहती है कि एक दिन जब उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उससे बात करने की कोशिश की, तो उस लेडी ने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। और इस बात से इसे लगा कि उसने उसे रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए वो उसे फॉलो करने लगती है एक स्टॉकर की तरह। और जब उस लेडी को इस बात का रियलाइज होता है, तो वो इससे और भी दूर जाने लगती है बचने के लिए। और जब ये फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती, तो वो डर कर भागने लगती है इससे दूर, जिससे ये उसका पीछा करने लग जाती है। और जब वो काफी दूर निकल जाती है, तो उसे रोकने के लिए वो दूसरे रास्ते से जाकर एक पत्थर मारती है उस लेडी के सर पर, और फिर उसे घसीटते हुए ले जाती है एक टोम के अंदर, जहाँ पर वो उसके हाथों को बांधती है एक बेल्ट से। और जैसे ही वो उसके कपड़े उतारकर उसे छूने लगती है, उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे बचने के लिए वो छुप जाती है एक जगह पर। और उनके जाने के बाद ये पागलों की तरह हंसने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर वो लेडी होश में आ जाती है। बट फिर भी वो बेहोश होने का नाटक करती है ताकि ये उसे कुछ और नुकसान ना पहुंचाए। और जैसे ही ये साइको उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूने लगती है, वो उसे धक्का मारकर यहाँ से भाग जाती है चिल्लाते हुए। और एक पर्सन को वहां पर मौजूद देख ये भी वहां से निकल जाती है। और उसकी यहाँ तक की कहानी सुनने के बाद एंगस उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है कि उसे साइकियाट्रिक की जरूरत है अपने आप को ठीक करवाने के लिए। और इस बात पर ये उसे थोड़ी बहुत बहस करने लगती है उसके साथ, और फिर से एक बार अपनी कहानी सुनाने लगती है कि उसके बाद क्या हुआ। और कहती है कि उसे ढूंढने के लिए उसने अपनी लाइफ के कई महीने निकाल दिए हर शॉप और बार में जाकर। और जब वो हार मानकर थक चुकी थी, तो उसे वही लेडी दिखाई दी एक नाइट क्लब में, जिसे देखकर इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। और इसलिए वो उसे क्लब में ही किस करने लग जाती है। और उसको ऐसा करता देख एक पर्सन उसको धक्का मारकर पीछे ढकेल देता है। और इस बात से नाराज वो अपने घर जाकर हर एक चीज को खराब करने लग जाती है कि वो उसे कभी भी दोबारा मिल नहीं पाएगी। और फिर कहानी आगे बढ़ती है 2 साल आगे, जहाँ पर ये सारी उम्मीद खो चुकी होती है उससे दोबारा मिलने का। और एक रेस्टोरेंट में बैठकर हॉट डॉग खा रही होती है, जहाँ पर वो लेडी एक बार फिर से उसे दिखाई देती है उसी शॉप के बाहर। और जब ये उसको फॉलो करने लगती है, तो वो लेडी जाती है एक ग्रेवयार्ड में, जहाँ पर जब ये उससे बातें करने की कोशिश करती है, तो वो लेडी इसको बिल्कुल भी नहीं पहचानती। जिसके रीजन के लिए टेक्सचर कहती है मे बी क्योंकि उसने अपने हेयर को शॉर्ट कर लिया था और उसने ग्लासेस नहीं पहने थे इस वजह से। और आगे कहती है कि जब वो वहां से जाने लगी थी, तो उस लेडी ने उसे किसी और की ही आइडेंटिटी समझकर उसे अपने घर पर चाय के लिए इनवाइट किया। और उसे दोबारा मिलकर तो इसकी खुशी का जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहता, इसलिए वो अगले दिन अपनी बेस्ट ड्रेस पहनकर उसके घर जाती है उससे मिलने। और कैजुअली बातें करते हुए वो लेडी जब इसे एक लड़की के बारे में बताती है जो कि उसका पीछा कर रही थी 2 साल पहले, तो ये इस बात पर साइको की तरह हंसने लग जाती है, क्योंकि यही वो लड़की होती है जो कि उसका पीछा कर रही थी। और इसकी ये हंसी सुन उसे सब कुछ याद आ जाता है इसके बारे में, और इसीलिए वो बुरी तरह से डर जाती है और उसे अपने घर से बाहर जाने के लिए कहती है निकल कर। तो वहीं ये उसे डराने के लिए नहीं आई होती और उसे गले लगने की बात करती है कि वो उसे गले लगकर यहाँ से चली जाएगी, जिसके लिए वो लेडी साफ साफ मना कर देती है, जिससे इसे लगता है कि वो उससे बदला लेना चाहती है हर बात का। और इसलिए वो उसे एक नाइफ देती है खुद को मारने के लिए कि उसे मारकर वो सब कुछ यहीं पर खत्म कर दे। बट ये लेडी उसे नहीं मारती और यहाँ से भागने लगती है, और उसे रोकने के चक्कर में टेक्सचर उसे मार डालती है उसी नाइफ से। और उस लेडी का नाम वो एंगस को बताती है कि उसका नाम था इज़ाबेल। और ये इज़ाबेल नाम सुनकर एंगस हो जाता है सरप्राइज, क्योंकि उसकी बीवी का नाम होता है इज़ाबेल, जो कि 20 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी अपने घर से। यहाँ तक कि टेक्सचर जिस इज़ाबेल की कहानी से सुना रही होती है वो एंगस की ही वाइफ होती है। और अपनी कहानी को खत्म करते हुए टेक्सचर कहती है कि इस तरह से उसने एक परफेक्ट मर्डर किया, क्योंकि ना तो उसने कोई फिंगरप्रिंट छोड़े और ना ही कोई मर्डर वेपन और ना ही वो डेड बॉडी, और आज वो उसके सामने बैठी होती है बिल्कुल अचानक। जिससे एंगस उससे पूछता है कि उसने ये कहानी कहाँ से सुनी, और यहाँ से निकलकर जाने लगता है उससे दूर। जिससे यहाँ पर एक अजीब सी चीज होती है कि टेक्सचर उसे मिरर करने लगती है, जैसे कि वो उसी की एक शैडो हो। और उसके पीछे पीछे वो एक बार फिर से बाथरूम में जाती है जेंट्स वाली, जहाँ पर एंगस जब उसे एक बार फिर से पूछता है कि उसने ये स्टोरी कहाँ से सुनी,
तो ये गोलमोल बातें करने लगती है और एग्जैक्ट आंसर नहीं देती। इसलिए एंगस उसे पूछता है कि वो चाहती क्या है, जिस पर ये आंसर करती है मौत, और उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसे मार दे क्योंकि उसी ने उसकी वाइफ को मारा है। और ठीक यहीं पर एंगस के लिए होती है अनाउंसमेंट कि उसकी फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, इसलिए वो जल्दी से रिपोर्ट करे। तो वहीं एंगस को अपने क्वेश्चन के आंसर चाहिए होते हैं कि इजाबेल की स्टोरी उसे किसने बताई, जबकि टैक्सचर उसे फोर्स कर रही होती है खुद को मारने के लिए कि वही किलर है, जिससे एंगस गुस्से में उसका सर पकड़कर आईने में दे मारता है। और जब ये और भी अग्रेसिव होने लगता है तो एक बार फिर से अनाउंसमेंट होती है इसके नाम पर, जिससे ये खुद को कंट्रोल करते हुए उसे सॉरी कहता है और एक बार फिर से उससे पूछता है कि उसने ये स्टोरी कहाँ से सुनी। और जब ये फिर भी नहीं बताती तो एंगस निकल जाता है अपनी फ्लाइट पकड़ने। और हम उसी की बनाई हुई मॉडल में इन दोनों को एक बार फिर से देखते हैं जो कि लड़ रहे होते हैं ठीक उसी बाथरूम में। और जब एंगस प्लेन में जाकर बैठता है तो वो बस यही सोच रहा होता है कि वो लड़की यहाँ पर फिर से न आ जाए। और फाइनली जब दरवाजा बंद होता है और प्लेन उड़ान भरने लगती है तो एंगस वापस जाने लगता है अपने क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए, जहाँ पर वो लड़की इसका इंतजार कर रही होती है वापस आने का। और एंगस उससे फिर से पूछता है कि तुमने मेरी कहानी कहाँ से सुनी, जिस पर ये लड़की कहती है कि मैं सिर्फ तभी बताऊंगी जब तुम अपनी स्टोरी बताओगे कि असल में जेसिका के साथ हुआ क्या था। जिससे ये अपनी और जेसिका की कहानी सुनाने लगता है कि उनकी शादी को 4 साल से भी ज्यादा का टाइम हो गया था, इसलिए वो अपनी फैमिली को एक्सपैंड करना चाहता था बच्चे पैदा करके। बट इजाबेल ये सब नहीं चाहती थी और खुद को उससे दूर करने लगती थी, जिससे इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। इसलिए वो भी उसे टाइम देने के लिए अकेले छोड़ देता है कुछ दिनों के लिए। और जब वो वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ किसी दूसरी जगह पर जा रही है उसे बिना बताए, और इसलिए ये उसे मनाने की कोशिश करता है। और इसके ऐसा करने पर वो सेल्फ डिफेंस का यूज करती है, जैसे कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसलिए वो भी यहाँ से निकल कर चला जाता है। और कई हफ्ते बाद भी जब वो कांटेक्ट नहीं करती तो ये वापस आता है उससे मिलने, जहाँ पर इसे इजाबेल तो नहीं मिलती, बट बाथरूम में एक प्रेगनेंसी टेस्ट केस जरूर होता है जो कि शो कर रहा होता है कि इजाबेल प्रेग्नेंट थी। और इसके बाद एंगस टैक्सटर से उसकी स्टोरी के बारे में पूछता है कि उसकी स्टोरी क्या है, जिस पर ये कहती है कि वो उसकी डॉटर है और अब तक वो उसे हिंट देने की कोशिश कर रही थी अपना पूरा नाम बताकर कि वो डच से है। और ये बात सुनकर एंगस कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता और उससे पूछता है कि तुम चाहती क्या हो, जिस पर टैक्सटर उसे धीरे बोलने के लिए कहती है कि तुम अभी भी प्लेन के अंदर हो। और जैसे ही ये उसे धक्का मारती है तो एंगस की आंख खुलती है प्लेन के अंदर, जहाँ पर उसके साथ होती है टैक्सटर, बट सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि कई जगह पर भूत की तरह मंडरा रही होती है, जिससे एंगस को लगता है कि ये असल में हो ही नहीं सकती। और इसी बात को चेक करने के लिए वो उसे एयर होस्टेस से कॉफी ऑर्डर करने के लिए कहता है। और जब ये ऐसा करती है तो एयर होस्टेस उसकी बात नहीं सुनती, इसलिए एंगस उसे फिर से ऐसा करने के लिए कहता है। और दोबारा जब ये ऐसा करती है तो फिर भी वो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं करती, इसलिए ये उसे उसके पास जाकर जोर से चिल्लाने के लिए कहता है। और टैक्सटर भी सेम ऐसा ही करती है, बट उसके बावजूद भी वो एयर होस्टेस कोई भी रेस्पॉन्स नहीं करती। और इन सब से एंगस समझ जाता है कि टैक्सटर उसकी सिर्फ एक इमेजिनेशन है, और इसलिए ये उससे पूछता है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है, जिसका आंसर देते हुए ये कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे जुर्म का एहसास दिलाने के लिए आई हूँ। और जो भी स्टोरी इसने अपने बारे में सुनाई होती है अब तक, वो असल में एंगस की स्टोरी होती है। और वो अपनी बेटी को नेगेटिव कैरेक्टर की तरह इमेजिन इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो अंदर से ऐसा ही होता है। और हमें देखने को मिलता है कि इसी ने अपनी वाइफ पर शक करते हुए उसे मार डाला, और उसकी बॉडी को छुपाने के लिए वो उसे अपनी कार में भर कर ले आया ठीक उसी एयरपोर्ट पर, जहाँ पर वो उसे गीले सीमेंट में फेंक देता है ताकि उसके बारे में कोई भी न जान सके। और इसी की वजह से इसकी एयरपोर्ट वाले मॉडल में रेड पेंट बार बार दिख रहा था, जो कि सिंबलाइज करती है ब्लड को। बट सरप्राइजिंगली एंगस को कुछ भी याद नहीं होता कि उसने ऐसा कुछ किया भी है। बट उसकी ये सब कॉन्शियस मेमोरी जब उसे सब कुछ बताती है तो इसे अपनी गलती रियलाइज होती है, और वो खुद को मारने के लिए कहता है अपनी उस इमेजिनरी डॉटर से, जो कि ऐसा करने भी लग जाती है। और हम उसी बाथरूम में सीमेंट भी आता हुआ देखते हैं कहीं से, जिसके नीचे दबाकर उसकी इमेजिनेशन उसे मारने की कोशिश करती है। बट कोई भी पर्सन अपनी इमेजिनेशन से नहीं मर सकता, इसलिए एंगस भी वहां से बाहर निकलते हुए अपनी इस इमेजिनेशन को ओवर पावर करके मार डालता है। और जब वो उस बाथरूम से बाहर निकलता है तो हम इसके कपड़ों पर सीमेंट भी नहीं देख पाते, मीन्स कि सच में वो अपनी इमेजिनेशन से ही लड़ रहा था। और साथ ही इसके घाव भी भर जाते हैं जो कि उसे अपनी सेल्फ इमेजिनेशन से लड़ते हुए आई थी। और ये स्टोरी हो जाती है खत्म। आई नो बहुत लोगों के लिए ये बात बड़ी ही अजीब सी लगेगी कि कोई पर्सन कैसे अपनी सेल्फ इमेजिनेशन से लड़ सकता है, बट बिलीव मी दिस इज द पावर ऑफ माइंड। जिस पर्सन की इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है उन्हें बहुत सारी चीजें, इवन कि लोग भी दिखाई देने लग जाते हैं जो कि असल में होते ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए आप खुद को ले लीजिए, जब आप हॉरर मूवीज देखते हो तो आपकी इमेजिनेशन लेवल इतनी बढ़ जाती है
कि थोड़ी सी आहट होने पर भी आपको लगता है कि वो कोई घोस्ट होगा। इवन कि आपको ब्लैक शैडो जैसी चीजें भी दिखाई देने लग जाएंगी जस्ट बिकॉज ऑफ योर इमेजिनेशन लेवल। और सिंस की एंगस एक आर्किटेक्ट होता है, उसे अपनी इमेजिनेशन को ही यूज करके अनइमेजिनेबल बिल्डिंग्स क्रिएट करनी होती है। मींस कि उसकी इमेजिनेशन लेवल ऑलरेडी काफी हाई होता है नॉर्मल लोगों से। एंड फॉर द सेम ही रीजन वो ये सब कुछ देख पाता है और यहाँ तक कि उन्हें टच भी कर पाता है। एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस स्टोरी। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर।